Hello everyone, this is Simran and welcome you all to my channel Simran Speaks. Today we are going to talk about IELTS. तो हम बात करेंगे आज IELTS की। IELTS क्या है? IELTS इज योर वीजा फॉर ओवरसीज एजुकेशन। जब तक आपका IELTS एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, अगर आपके पास ऑफर लेटर है भी, तब भी आप फ्लाई नहीं कर सकते। एंड ओवरसीज एजुकेशन इज ऑफ कोर्स योर ड्रीम एजुकेशन। तो हर बच्चा जो फर्दर एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज देख रहा है, उसके लिए IELTS क्रैक करना बहुत जरूरी है। Especially for those students who are aspiring for Canada, जिसको कि वो कनाडा बोलते हैं, और IELTS क्रैक करने का सोच रहे हैं। IELTS क्रैक करने के लिए कुछ शॉर्ट टिप्स मैं आज आपको अपनी वीडियो में दूंगी। मैं आपको बताऊंगी IELTS में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और हर कंपोनेंट के लिए मैं एक आपको गुरु मंत्र आज बताने वाली हूँ, एक गोल्डन टिप देने वाली हूँ। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपना IELTS एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। IELTS में अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, यानी कि UG प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज में आपको ओवरऑल सिक्स बैंड्स इन IELTS विद नो बैंड लेस देन 5.5 आपको लेना होता है। जबकि मैं अपने हर स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप ओवरऑल 6 विद नो बैंड लेस देन 6 ही लेकर चलिए। 5.5 के लिए मत रुकिए, गो फॉर 6 विद नो बैंड लेस देन 6। तो अगर आपका एक बैंड भी 0.5 पे अटक गया तो आपको रीअपियर करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा हाई एम करके चलिए। और वो बच्चे जो कि PG प्रोग्राम यानी कि मास्टर्स के लिए जाते हैं, उनको ओवरऑल 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6। इसके साथ साथ वो बच्चे जो आगे हेल्थ केयर प्रोग्राम या नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए देखते हैं, वहां पर IELTS रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई रहता है। वहां आपको ओवरऑल 7 विद नो बैंड लेस देन 7। तो प्रोग्राम के हिसाब से ही आप आगे IELTS की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि किसी किसी प्रोग्राम में IELTS रिक्वायरमेंट हाई होता है। तो अगर हाई रिक्वायरमेंट है तो आपका प्रिपरेशन उस लेवल का होना बहुत जरूरी है। अब IELTS किस कंट्री में चाहिए? अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, US, कनाडा, ये सब कंट्रीज अगर आप देख रहे हैं फॉर फर्दर एजुकेशन, तो इन सभी कंट्रीज में IELTS रिक्वायरमेंट है, और ये IELTS वेव ऑफ नहीं होता है। इवन इफ अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी है, तब भी IELTS एग्जाम आपको क्लियर करना ही है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आजकल जबकि हम सब लॉकडाउन पीरियड या अनलॉक हमारा चल रहा है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा अभी ये IELTS एग्जाम ओपन नहीं हुआ है और अभी होल्ड पर है। तो वो बच्चे जो अभी ऑफर लेटर्स की वेट कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर एन ऑनलाइन एग्जाम, जिसको कि IELTS इंडिकेटर कहती है। ये ऑनलाइन एग्जाम आप अपने घर से ही दे सकते हैं, सो दैट यू कैन एटलीस्ट गेट द ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आगे वीजा में will that be applicable, or again the university will ask for an IELTS, that again you can have a discussion with that respective university, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो IELTS इंडिकेटर पर भी आपको दे रही है। बट अगर वो नहीं भी दे रही है तो आपके वीजा के टाइम तक IELTS जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी वी आर स्टैंडिंग इन जुलाई। तो नेक्स्ट इनटेक ऑब्वियसली जो है आपका फरवरी भी आप देखकर चल रहे हैं, तो फरवरी तक ऑब्वियसली आप IELTS दे देंगे, लेकिन अभी ऑफर लेटर के लिए आप IELTS इंडिकेटर दे सकते हैं। सो टू बिगिन विद, अगर मैं बात करूं IELTS की, तो IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। Now this exam has 4 parts. इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। 4 वही हमारे जो लैंग्वेज सेक्शन के पार्ट्स हैं, वही इसके पार्ट्स होते हैं, जिसमें आता है आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये चारों एग्जाम्स हमें क्लियर करने होते हैं। इन सेक्शंस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं और कैसे हम कुछ मैजिक वर्ड्स डालकर अपना सेक्शन में हाई बैंड स्कोर कर सकते हैं, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिए, ताकि कोई भी मैजिक वर्ड आप मिस ना करें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे ये मैजिक वर्ड्स अपने IELTS में लिख कर आते हैं, तो आप अपने बैंड्स इजीली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन लिसनिंग।
लिसनिंग सेक्शन अगेन इट मीन्स कि वहां पे आपको एक कैसेट किया जाता है आपके सामने एंड इट हैज 40 क्वेश्चंस और साथ साथ आपको उसके आंसर जो है वो नोट डाउन करने होते हैं। तो 30 मिनट्स ओवरऑल ये जो होता है ये 40 मिनट्स का एग्जाम होता है। 30 मिनट्स होता है जबकि वो कैसेट प्ले होती है और आप साथ साथ अपने आंसर्स नोट कर रहे हैं और 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं टू ट्रांसफर these answers to the final sheet। अब इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, कैसे चल रहा है और मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो मिस हो गया तो ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन को ढूंढने में लग जाते हैं और उतनी देर तक सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने क्वेश्चंस और निकल जाते हैं और आप ट्रैक मिस कर देते हैं कि आपको कहाँ से अगला आंसर मिलेगा। तो वो क्वेश्चन तो आप मिस करते हैं लेकिन आप सीक्वेंस ऑफ आंसर्स मिस कर देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत पड़ती है। अब लिसनिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? क्वेश्चंस आपको या तो आपको एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपका टेबल कंप्लीशन होता है, कई बार उसमें होते हैं टू सिलेक्ट फ्रॉम मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, पिक फ्रॉम द मेनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। या इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग। तो ये सारे जो है ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके लिसनिंग सेक्शन में आते हैं। मोर ओवर आइल्स में कहीं पे भी इन सारे कंपोनेंट्स में भी कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप कहीं पे भी आपको लगता है कि आप श्योर नहीं है तो भी उसको मिस ना करिए, बट उसको आप अटेम्प्ट कर दीजिए, हो सकता है कि वो सही हो जाए बिकॉज इस पे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा रीडिंग सेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, इसमें आपके पास पैराग्राफ्स होते हैं, आपको उन पैराग्राफ्स को पढ़ना है, समझना है और उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। रीडिंग सेक्शन का जो टेन्योर होता है, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज फॉर 1 आवर, 1 घंटे का ये एग्जाम होता है और इसमें 3 पैसेजेस होते हैं। इसको आपने पढ़ के इनको आगे आंसर करना होगा। अब इसमें क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं आपके पास? क्वेश्चंस अगेन या तो एमसीक्यूज होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या मैचिंग रहेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स रहते हैं, इसमें समरी कंप्लीशन रहता है, डायग्राम लेबलिंग एंड मैचिंग। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स जिसमें कि क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। नेक्स्ट टास्क या नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है राइटिंग। अब राइटिंग इज अगेन फॉर 1 आवर। इसमें आपके पास 2 टास्क होते हैं। 2 टास्क में आपको फर्स्ट टास्क आपका होता है राइटिंग का, जिसको कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है और उसका ड्यूरेशन रहता है आपका 20 मिनट्स का। ये जो टास्क है इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो रिपोर्ट आपसे मांग सकते हैं, रिपोर्ट फॉर एनी एकेडमिक्स, या इट कैन ऑल्सो बी अ लेटर विच कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये रिपोर्ट आपको कैसे देखना होगा? दिस रिपोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, आपके सामने एक डायग्राम दिया हो सकता है विच कैन बी अ लाइन ग्राफ, अ पाई चार्ट, अ टेबल, अ बार ग्राफ और एन इमेज प्रोसेस। तो आपने उसको देखकर समझकर उसके हिसाब से आपने जो है वो टास्क कंप्लीट करना है और इसका जो आपको वर्ड लिमिट मिलता है वो होता है 150 वर्ड्स का। अब हम बात करेंगे कि हमें ये जो टास्क है इसको लिखना कैसे है, इसको आगे अटेम्प्ट कैसे करना है। हमने डायग्राम को देख लिया, समझ लिया, एनालाइज कर लिया, अब इसको आगे करना कैसे है। तो जो टास्क 1 होता है जो कि 150 वर्ड्स का होता है और 20 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ये जो टास्क होता है दिस इज फॉर 3.6 बैंड्स। तो इसका जो बैंड आपको अगर आप ये ठीक से कर देते हैं तो 3.6 बैंड्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं। इस टास्क में आप मिनिमम आपको 4 पैराग्राफ्स यूज करने हैं और एट द मैक्स अगर बहुत ज्यादा मैटर है, बहुत ज्यादा कंटेंट है आपके पास, तो आप इसमें 5 पैराग्राफ्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ आपका होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसको आपने रीफ्रेज करना है।
उसमें आपने कोई भी आइडिया, कुछ भी एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ उन वर्ड्स को इधर उधर करके उसको आपने स्टेटमेंट को रीफ्रेज कर देना है। सो दैट इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। और ऐसे ही जो लास्ट पैराग्राफ है जिसको कि हम कहते हैं कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ में भी आपने यही करना है, जो भी आपने ऊपर समझाया है आप उसको बस लिख देंगे, उसी को आगे कहेंगे और एज पर दी सिनेरियो, एज पर दी कंक्लूजन मेंशन अबव। उसमें कहीं पे भी कोई नंबर्स नहीं डालेंगे, कोई भी नया आइडिया उसमें आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है, जो आप आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना तो उसको आपने इंट्रोडक्शन में करना है ना ही कंक्लूजन में करना है। सो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज जस्ट दी रीफ्रेजिंग ऑफ दी स्टेटमेंट और रीफ्रेजिंग ऑफ दी वर्ड्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, लास्ट पैराग्राफ हो गया। नाउ वी विल कम टू द बॉडी ऑफ द टास्क। बॉडी ऑफ द टास्क में आपका आता है सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ को आपने शुरू कैसे करना है, तो जनरल आपने स्टेटमेंट पहले देना है कि शुरुआत में ही कहीं पे भी कोई नंबर, कहीं पे भी कुछ आपने प्रेजेंट नहीं करना है। यू विल स्टार्ट इट वेरी कैजुअली विद अ जनरल सेंटेंस और उसके बाद आप नंबर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉमा और बाय यूजिंग अ ब्रैकेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें किसमें होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे वोकैबुलरी और कनेक्टिंग वर्ड्स जो आप यूज करते हैं। कंक्लूजन इज ओके, बट आपने वोकैब क्या यूज किया, कितना ज्यादा आपने वर्ड्स लर्न करे, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स बताने वाली हूँ, आप प्लीज उनको नोट कर लीजिए। और अगर आप ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स अच्छे से लर्न कर लेते हैं और अपने आइल्स में आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो 100% आई कैन एश्योर यू कि आपको आइल्स कहीं पे भी क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ पे भी हमें ट्रेंड दिख रहा है कि ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपके पास ग्राफ्स होंगे, इट कैन बी अ बार ग्राफ, इट कैन बी अ पाई ग्राफ, इट कैन बी अ नॉर्मल लाइन ग्राफ, तो आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कैसा जा रहा है। तो अगर वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कनेक्टिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ साइड पे आपको सारे कनेक्टिंग वर्ड्स दिखा रही हूँ। सो फॉर अपवर्ड गोइंग ट्रेंड आप यूज करेंगे वर्ड्स जैसे इंक्रीज, वेंट अप, सर्च, शॉट अप, रोज अप, इंक्रीमेंट, क्लाइंब, सोर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपवर्ड ट्रेंड में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ग्राफ दिख रहा है कि ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे डाउनफॉल है, डिक्रीज है, तो इसमें आप वर्ड्स कौन से यूज कर सकते हैं। आप प्लीज ये कुछ वर्ड्स हैं इनको रट लीजिए अच्छे से और यही वर्ड्स आप अपने एग्जाम में जाके एज इट इज लिख लीजिए। तो इसमें वर्ड्स आप लिख सकते हैं डिक्रीज, वेंट डाउन, डिक्लाइन, diminish, fell down, sank into a trough, decrement, dip, sank। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड में यूज किए जा सकते। और अगर आप देख रहे हैं कि ग्राफ बिल्कुल स्टेबल है ना, ऊपर जा रहा है, एकदम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। रिमेन स्टेबल, was stabilized, remained constant, was unchanged, remained the same, did not change। तो ये तीनों ट्रेंड्स के लिए ये सब वोकैबुलरीज आप अपने टास्क में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच में आप यूज कर सकते हैं, जैसे furthermore, in addition, even more, moreover, also, firstly, secondly, in contrast to this, contrastingly, on the other hand, whereas, also, even though, although, however, in spite, despite, should be used। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जब आप अपना आगे टास्क आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो फ्लुएंटली आप कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को, कनेक्टिंग वर्ड्स को आप यूज करें। अब हम आते हैं टास्क 2 पर। टास्क 2 जो कि हमारा 250 वर्ड्स के लिए है और इसका ड्यूरेशन है 40 मिनट, यानी कि ये फर्स्ट टास्क से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें दिलाएगा 5.4 बैंड्स। तो यहाँ पे बैंड्स भी ज्यादा है, अगर टास्क बड़ा है तो बैंड्स भी हमें इसमें ज्यादा मिल रही है। सो अगेन इसमें भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट वुड बी अ जनरल इंट्रोडक्शन। आप पॉइंटर्स बना सकते हैं लेकिन वो पॉइंटर्स आपने आगे एक्सप्लेन करना है, वहां पे कुछ भी आपने एक्सप्लेन नहीं करना है। इट इज जस्ट द जनरल इंट्रोडक्शन, जस्ट द स्टार्ट। अगेन
लास्ट पैराग्राफ इसका भी कंक्लूजन ही रहेगा। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट आपको पहले बता रही हूँ, लास्ट पैराग्राफ वुड बी द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर टास्क। और जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर कवर किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपके कंक्लूजन में कवर होने चाहिए। ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड अबव शुड बी कवर्ड इन द कंक्लूजन। अब अगर वो एक कंपैरिजन स्टडी है, जैसे कि there can be a task why co-ed is better than a normal boys or girls school। तो अगर कंपैरेटिव स्टडी है तो आप पहला ए जिसके कि आप फेवर में बोल रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे वाई ए, और उस ए के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स 3-4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आप बताएं। आपने जिसके फेवर में बोल रहे हैं उसके बारे में आपने 3-4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। उसके बाद आप जिसके ज्यादा फेवर में नहीं है उसके बारे में आप एक वीक पॉइंट बताएंगे एंड देन यू विल मेक योर कंक्लूजन। तो इस तरह से आपने अपना एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन फॉर बोथ। ऐसा नहीं है अगर आपने किसी ए के फेवर में है और बी के फेवर में नहीं है तो ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही के बारे में बोल दिया और आपने दूसरे को टच ही नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट इज अगेन एन इनकम्प्लीट टास्क। तो आपने दोनों के बारे में बोलना है, लेकिन जिसके फेवर में है उसके बारे में ज्यादा पॉइंट्स बोलने हैं, जिसके फेवर में नहीं है उसके बारे में आप कम पॉइंट्स बोलेंगे और थोड़े वीक पॉइंट्स बोलेंगे ताकि हम इजीली उसको कंक्लूड कर सकें। अगर टास्क में इनफॉर्मल लेटर है तो भी वो सेम ही पैटर्न से स्टार्ट होगा और कंक्लूड होगा, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल टच हम उसमें डाल देंगे। अदरवाइज आपका पैटर्न जो है इट विल रिमेन द सेम। अब मैं आपको कुछ वोकैबुलरीज बता रही हूँ, कुछ वर्ड्स बता रही हूँ जो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। So please take a look of these words। इसमें आप यूज करेंगे वर्ड्स जैसे depicts, illustrates, explain, shows, elaborates, indicates। कुछ वर्ड जो कि हम अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं explains, elaborates, shows, describes, illustrates, depicts। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको कुछ एडवर्ब्स बताती हूँ जो कि आप अपने टास्क में यूज कर सकते हैं। स्लाइटली, ग्रेजुअली, सडनली, स्टीपली। नेक्स्ट सेक्शन है स्पीकिंग सेक्शन। स्पीकिंग सेक्शन जो है वो पूरा 11 to 14 मिनट्स का होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट wherein you have to give your introduction. Second part is a topic is given to you and you have to speak on that topic. And third part is the further discussion round. Now coming to the first part would be a short description about the candidate, जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। Very short, crispy and a very to the point introduction is required. सेकेंड सेक्शन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक के नीचे आपके पास कुछ पॉइंटर्स होंगे। तो जब आप उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे, मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। Topic can be a very simple, very general one. It can be about your best friend. It can be about your favorite movie, your favorite season, your neighborhood, etc., etc. लेकिन हर टॉपिक के पीछे 4-5 पॉइंटर्स होते हैं और वो सारे पॉइंट्स आपको विद इन दैट टाइम स्पैन कवर करने होते हैं। द कैच इज समटाइम्स वी स्पीक ऑन दैट टॉपिक और हम लास्ट के कुछ पॉइंट्स कवर करना भूल जाते हैं एंड देयर इज अ कैच वेयर योर पॉइंट्स गेट डिडक्टेड। बोलने से पहले आपको प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है 1 और 2 मिनट, जिसमें कि आप पूरा अपना पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं। The last section is जहाँ पे आपने जो पॉइंट्स बोले हैं, जो आपने उस टॉपिक के बारे में बोला है, उस पर आपसे फर्दर क्वेश्चंस किए जाते हैं। So it is very important कि जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो, because the examiner would be asking you questions based on the points which you have covered. So अगर हम इसको ध्यान से करें तो हम ये तीनों पॉइंट्स बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, तीनों सेक्शंस बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, क्योंकि ये बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन हमारे बारे में है, अपने बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। पॉइंटर्स बोलने के लिए आपको पूरा टाइम दिया जाता है, प्रिपरेशन टाइम, तो आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यूज नॉर्मल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, वर्ब जो है सिंगुलर सिंपल टेंस यूज करिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो अगर आप ये सारे चीजों का जो सेक्शंस मैंने आपको बताए, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान से, आपने मेरी वीडियो सुनी और सारे पॉइंट्स ध्यान से सुने और अपने टेस्ट के दौरान आप इन सारे पॉइंट्स का अगर ध्यान रखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप अपना IELTS एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट वेरी गुड बैंड्स इन योर IELTS. So that's it for today. Thank you all for watching my channel, my video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वो सभी दोस्त, वो सभी आपके जान पहचान वाले जो IELTS एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं. एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So thank you all for watching Simran Speaks. Bye bye.